हेलो व्यूअर्स, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज में हम लोग अभी ज्योमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पॉइंट और लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलग अलग प्रकार के एंगल्स के बारे में। एंगल्स के नाम जैसे राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल्स इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एंगल्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये जान चुके थे कि एंगल एग्जैक्टली कहते किसको हैं और एंगल मापने की पद्धति का विकास कैसे हुआ, हल्का फुल्का एक आइडिया लिया था। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग ये भी जान गए थे कि बेसिक क्या होता है कि एक पॉइंट इसके चारों तरफ एक चक्कर मार देने पर यह माना जाता है कि 360 डिग्री का कोण बना, मतलब एक पूर्ण चक्कर में, कंप्लीट फुल राउंड। ठीक है। अब देखिए, एंगल के प्रकार, सबसे पहला जो होगा वो होगा राइट एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण। ठीक है। ये जो होता है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण होता है, एकदम 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। दूसरा होता है एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। ठीक है। ये वाला जो एंगल है, अगर इसको आप एक्स से दिखा रहे हो तो ये 90 से छोटा होगा परंतु 0 से बड़ा होगा। ठीक है। मतलब ये कुछ इस प्रकार का दिखने वाला कोण होगा। ठीक है। तीसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है परंतु 180 डिग्री से छोटा होता है, अर्थात ये कोण आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है। चौथा आपका आ गया स्ट्रेट एंगल। इसको हिंदी में किसी किसी पुस्तक में सरल कोण लिखा जाता है और कहीं कहीं ऋजु कोण लिखते हैं। ठीक है। तो जो भी है, ये जो हुआ ये सीधा 180 डिग्री का कोण होता है। ये वाला एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ ये एंगल, ये होता है 180 डिग्री का। हम लोग जाने थे कि ये असल में एक अभिग्रहित है, ये एक एक्सियोम है। ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये वाला जो एंगल होता है ये 180 डिग्री से बड़ा होता है परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है। मतलब ये कोण आपका बनेगा किस तरह से, ऐसे, पर आप मापेंगे ऐसे। ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसा कोई कोण बन जाए तो ये वाला हम क्यों नहीं माप सकते। बिल्कुल माप सकते हैं। तो ये वाला अगर आप मापेंगे तो ये अभी जैसा चित्र दिख रहा है उस हिसाब से तो ये एक्यूट एंगल है, लेकिन उसका इधर वाला जो भाग है, जो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से अगर माप करके आप घूम के ऐसे यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। तो इस तरह के एंगल को कहा जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। प्रतिवर्ती कोण जब भी निकालते हैं तो उसको ऐसे कहते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी एंगल है, सपोज एंगल ए है, तो ये आप निकालेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल ए करके। एंगल ए का कुछ तो मान दिया होगा ना, उस वैल्यू को आप 360 से माइनस करेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल का मान। ठीक है। तो ये हुआ, ये सब हो गया अलग अलग प्रकार के एंगल उसके माप के अनुसार। ठीक है। अब देखिए आगे की कहानी कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दो सरल रेखाएं अगर समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। ठीक है ना। तो अब यहां आप देखो चार एंगल बन रहा है। एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। इसमें जो एंगल एक और तीन है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत है।
और 2 और 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है ना? तो इस तरह के कोणों को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में आप देखिएगा VOA करके लिखा हुआ हो सकता है और इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, दे आर इक्वल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, अर्थात आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और ये वाला जो एंगल है एंगल 4 और एंगल 2 ये दोनों बराबर है, आप लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ गए? तो ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण का चक्कर। किसी भी कोण को जब हम लोग लिखते हैं या उसका नाम देते हैं तो देखिए क्या होता है। ऑब्वियसली एक कोण आपको इस तरह का दिखेगा या आपको इस तरह का दिखेगा। हम्म ये सरल ही है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहां पर एरो बना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अगर ये दोनों यहाँ एरो बना हुआ है तो भैया ये रेज हैं और अगर नहीं बना हुआ है, डॉट मारा हुआ है तो वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है? तो जो भी हो, ये माप जो हुआ यही हुआ कोण। इस तरह से देखो ये कोण में बार बार यहाँ पर तीर मारने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इधर से ऐसे मापा है तो वो मैटर नहीं। अब कोण बनता है इस जगह पर, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, मतलब ये कोण का शीर्ष हो गया, ठीक है? और ये जो दोनों आप देख रहे हैं इनको कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, यानी भुजाएं। अब वर्टेक्स जो है वहां पर ही कोण बन रहा है। अब इस वर्टेक्स को आप एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको बी नाम दे दिया और यहां पर ये हो गया ए और इसको आप कह दे रहे हैं सी, ठीक है? उसी तरह से यहां आप मान लीजिए इसको कह दे रहे हैं पी, इसको कह दे रहे हैं क्यू और इसको कह दे रहे हैं आर। हम्म तो इस तरह से ये वाला जो कोण है इसको आप कहेंगे एंगल ए बी सी। ए बी सी याद रखिएगा, ये बी है वर्टेक्स जहां पर ये कोण बना है, यानी ये कहां होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि इसको ए बी सी ही लिखें या फिर हम लोग इधर से सी बी ए करके लिखें, या इसको जैसे पी क्यू आर लिखा है तो पी क्यू आर ही लिखें या इसको आर क्यू पी लिख सकते हैं। तो उत्तर ये है कि दोनों लिख सकते हैं, दोनों अपने आप में सही है, क्योंकि ज्योमेट्री में ये एंगल इधर से माप करके इधर लिया गया या उधर से माप करके इधर लिया गया, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इसलिए आप इसको एंगल एबीसी भी लिख सकते हैं, आप इसको सीबीए भी लिख सकते हैं, इसको आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, इसको आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। समझ गए? तो यही है एंगल लिखने का तरीका, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एंगल लिखा जाएगा, ठीक है? समझ गए? अब देखो क्या है, तो एक बार फिर देख लो, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम लोग देखे थे, ऊर्ध्व सम्मुख कोण, अगर इसको ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो और इस बिंदु को आप ओ कह देते हैं, तो इसके अनुसार जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात आप क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी, बोले तो कौन सा कोण, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी लिखोगे, मतलब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है? उसी प्रकार अगर आप इसको इसके बराबर लिखना चाहते हैं, जो कि है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल
BOD इस तरह से लिखेंगे। तो समझ में आया? ये वाला इसके इक्वल है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वाला इसके इक्वल है अर्थात ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है? एम आई क्लियर? ठीक। चलिए अब अगला चीज़ हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। अरे यार! इसको कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए आप 2 कोण इस प्रकार देख रहे हैं, ऐसे। कल्पना करो ये ए, ओ, बी, सी ऐसे। तो अब इस 2 कोण यहाँ पर देखिए ऐसे तो 3 कोण हैं, 3 एंगल्स हैं यहाँ पर एंगल AOC, एंगल AOB और एंगल BOC 3 एंगल है। अब देखो मजा। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे 2 कोण होते हैं, 2 एंगल्स having कॉमन वर्टेक्स, जिनके जो वर्टेक्स हैं ये कॉमन है। हैविंग वन आर्म कॉमन, एक आर्म दोनों का कॉमन होगा। हैविंग नो कॉमन इंटीरियर, अंदर का भाग दोनों में कतई कॉमन ना आए। ठीक है? तो देखो अगर आप एंगल AOB और एंगल BOC की बात करें तो आप स्पष्ट देखेंगे भाई साहब OO वर्टेक्स कॉमन है। AOB ये वाला जो एंगल है इसका आर्म देखिए OB है ना, और BOC ये देखिए इसका आर्म OB दोनों कॉमन है, लेकिन दोनों का इंटीरियर भाग बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों आपका एडजेसेंट एंगल्स हो गया। ठीक है? लेकिन यही एंगल मान लो इस तरह से अगर कहा जाता, कोई आपको ऐसे भी कह सकता है कि बेटा एंगल AOB और एंगल BOC या COB जो बोलो ये भी एडजेसेंट होंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि यहाँ आपका O और O देखो शीर्ष जो है दैट इज वर्टेक्स वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो ये जो है OB आर्म, ये OB आर्म इस एंगल का और OB आर्म इस एंगल का दोनों कॉमन आ रहा है, तो एडजेसेंट क्यों नहीं हुआ? अरे भैया इंटीरियरवा जो शेयर हो गया, इस एंगल का पूरा इंटीरियर क्या है यहाँ से यहाँ तक है, और जबकि इस एंगल का इंटीरियर यहाँ से यहाँ तक है, देखो कॉमन भाग शेयर हो गया ना, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है? तो एडजेसेंट एंगल होने में ये तीनों शर्तों का पालन होना चाहिए, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे लीनियर पेयर का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। अब देखिए इस चित्र को देखिए अच्छे से। ये मैंने एक सरल रेखा खींची है, या अगर इसके 2 अंत बिंदु बना दिए तो ये रेखाखंड हो गया, दैट इट हैज बिकम अ लाइन सेगमेंट एंड आई एम ड्राइंग अ रे राइट फ्रॉम हियर एक्सटेंडेड अप टू दिस प्लेस। दिस कैन गो अप टू इंफिनिटी बट आई एम नॉट ट्राइंग इट। ओके, अब यहाँ ये हो गया A, ये O हो गया, ये B हो गया और ये हो गया C। अब आप बताइए तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? एडजेसेंट हैं एंगल AOC एंड एंगल BOC। तो आंसर है यस, ये एडजेसेंट हैं। क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि इनमें देखो कॉमन आर्म है OC, कॉमन वर्टेक्स है O और दोनों का अंदर वाला भाग इंटीरियर बिल्कुल शेयर नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग इंटीरियर है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन
हमारे एक्सियोम के अनुसार ये पूरा एंगल कितना का बनना चाहिए? 180 डिग्री का बनना चाहिए। तो अर्थात एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है। इस तरह के कोणों के युग्म को यानी द पेयर ऑफ सच एंगल्स आर इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। तो मतलब लीनियर पेयर कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसा दो एडजेसेंट एंगल, याद रखिएगा, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, टू एडजेसेंट एंगल सम ऑफ whose is 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, वो उस जोड़े को लीनियर पेयर कहते हैं। अर्थात लीनियर पेयर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इस तरह से एकदम हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ लीनियर पेयर मिलेगा। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि एक लाइन इस तरह से खींचा गया हो और एक एंगल यहाँ पर ऐसे बना दिया गया हो। ये भी हॉरिजॉन्टल लग रहा था, ऐसे बना दिया गया हो। तो ये देखो, ये तो है ना भाई सरल रेखा, तो स्ट्रेट लाइन है, तो यानी ये एंगल, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर होगा तो दोनों का सम 180 आएगा। या यूं कहिए कि अगर एडजेसेंट एंगल्स के सम 180 डिग्री हैं तो वो लीनियर पेयर है। यहाँ याद रखिएगा, सिर्फ दो एंगल का सम 180 होना इसका मतलब लीनियर पेयर हो जाएगा, ये नहीं है। एडजेसेंट होना चाहिए, दोनों को आसन्न होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। सीधी बात आप याद रखिए, एक सरल रेखा आपको दी जाएगी, दी गई हो अगर, उस पे जितने भी भाग करके कोण बनाए गए हों, सबको जोड़ करके आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ 3 बना है इसलिए पेयर नहीं कहेंगे, बट ये तीनों जोड़ करके 180 बनेगा। वही अगर एक सरल रेखा है, इसमें केवल 2 भाग बनाए गए हों, एक ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ करके 180 आना ही है, तो चूंकि एक जोड़ा है इसलिए लीनियर पेयर है। ठीक है, ये बात। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, इस पर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ। मान लिया जाए, आपको ये दिया जाए कि ये एंगल है 2x-30 और बोल दे कि भाई ये एंगल है x प्लस 60 डिग्री। अब आप बताओ तो x कितना? अब स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर होने के कारण आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 60 और उसमें आप 2x-30 डिग्री इसको जोड़ेंगे तो आपको आना चाहिए कितना? 180 आना चाहिए। अब इस तरह का किस तरह से इसको हल करते हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक्स प्लस ये हो गया, सॉरी, थ्री थ्री एक्स हो गया, 60 में से 30 माइनस करेंगे, ये 30 हो गया, ये हो गया 180। अब आप 3x इज इक्वल टू 30 उधर ले जाइएगा, 150 हो जाएगा और x आपका आ गया 50 डिग्री। यानी इस प्रकार से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। अगर आप x का मान 50 रखिएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 50 प्लस 60 110 डिग्री। ये हो जाएगा 100 में से आप 30 माइनस करोगे तो 70 डिग्री। देखो 110 और 70 जोड़ करके 180 आ रहा है। यही तो किया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार का सम हो सकता है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कोटि ये सॉरी पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, इनके बारे में। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, ये कोई भी दो एंगल हो सकता है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। याद रखिए, ये हमेशा लीनियर पेयर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या, लीनियर पेयर यानी दो एडजेसेंट एंगल जिनको जोड़ करके 180 आएगा तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा। ऐसा 180, यहाँ 90 की बात है। ठीक है ना? तो इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए और ये एडजेसेंट एंगल नहीं भी हो सकते हैं। कि आपके मन में ये विचार आया होगा कि एक 90 डिग्री का एंगल होगा, इसको यहाँ से दो भाग कर दिया तो ये वाला और ये वाला जोड़ करके 90 आ रहा है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन हर बार ये स्थिति नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि आप एक त्रिभुज ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला एंगल है 40 डिग्री का, ये वाला एंगल है 50 डिग्री का,
और इन दोनों को जोड़ करके तो 90 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो टू एंगल्स हुज सम, दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ करके आपको 90 मिल रहा हो, वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, यानी उन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो अगर आपको कोई एंगल x दिया हुआ रहे और इसको कहा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए आप, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट जो बताएंगे वो 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल है, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप x और y ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी वही बात याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि ये x और y एक ही लाइन पे हो, ऐसा एडजेसेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो अलग-अलग भी हो सकता है। मान लीजिए आपको एक एंगल यहाँ इस तरह से दिया हुआ हो, यहाँ पर ये वाला एंगल मान लो 70 डिग्री का है और यहाँ पर एक कहीं पर एक दूसरा एंगल दिया हुआ हो ऐसे करके, ये वाला 110 डिग्री का है। इन दोनों को जोड़कर भी आपको 180 मिल रहा है, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होने के लिए एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चूंकि जोड़ करके 180 डिग्री आ रहा है, तो आप इन दोनों को भी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक है, तो अगर एक एंगल आपको x दिया हुआ रहे और कहा जाए कि इसका सप्लीमेंट बताइए, तो ये आ जाएगा 180 माइनस एक्स। देखिए, अब एक कॉमन मिस्टेक बताता हूँ। ज्यादातर बच्चों से आप अगर पूछेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखा है। ये बच्चे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री एंगल। ना ना, ऐसी बात नहीं है। 90 डिग्री का एंगल तो राइट एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल में हमेशा दो एंगल होना चाहिए, तो आपको ऐसे बोलना है, टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles of each other, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिंपल कहिए। उसी तरह से टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, जो आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, डेफिनेशन जो होता है वो बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से देना पड़ता है, तभी आप जितना अच्छा डेफिनेशन समझेंगे, उसे जितनी अच्छी तरह से आप लिखेंगे और आप बोल सकेंगे, आप समझा सकेंगे, मतलब आप मैथ्स उतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे उड़ा उड़ा के बनाने से मैथ नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, हेल्प हमारा ये कीजिए, हौसला बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करके और कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत ही बेसिक टाइप के सम सब और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगर आपको इसके आगे और एडवांस्ड लेवल के सम्स चाहिए जो कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो उसकी वीडियो सीरीज में लाऊंगा, लेकिन वही शर्त है, सपोर्ट आपका चाहिए। आप बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, चैनल ग्रो करवाइए, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ओके, गुड बाय।